आप ब्रोकर हैं या पार्टी? पार्टी, पार्टी। जी, खुराना साहब आपकी जमीन में इंटरेस्टेड हो रहे थे। यहां पेशाब करना मना है। तो कमाल है, हम यहां पेशाब करने थोड़ी आए। इब जब लेडीज के सामने हाथ पांव टूटेंगे तब तुम्हें अकल आएगी। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं कुछ देखा जाए। और अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, गोइंग कार्टिंग, ये सारे बड़े आइकॉनिक डायलॉग्स हैं ऑफ अ कल्ट मूवी कॉल्ड खोसला का घोसला। व्हाट अ मूवी! मतलब सन 2006 में करियर शुरुआत किए हुए जर्नलिज्म में 4 एक साल ही हुए थे और 2006 में ये फिल्म आई थी। दिल्ली को इतने अच्छे तरीके से फिल्माना, डिटेल में फिल्माना, जानना दिल्ली की इंटिक्रेसीज, वो इस फिल्म ने बखूबी पकड़ी। क्या गजब की एक्टिंग थी। डायलॉग्स तो ये कुछ हैं, अभी मैं अगर शुरू हो जाऊं तो कमेंट सेक्शन पे लोग ही अपना अपना फेवरेट डायलॉग लिखना शुरू कर देंगे और आगे चल के उसके बारे में हम और भी बात करेंगे। साउथ दिल्ली वाले होने जा रहे हो, लड़के का नाम चिरौंजी लाल खोसला, चेरी पुत्र कह करके उसे पुकारा जा रहा था, प्लॉट पर कब्जा हो गया है, खुराना साहब, खोसला साहब, चार्टर्ड बस सर्विस, ये सब जो दिल्ली में रह चुके हैं उनको इन सब चीजों के बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि चार्टर्ड बस सर्विस क्या होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स मैंने बता ही दिया, और हाथ रख के अंकल जी बोलना। अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, ये फिल्म 2003 में बननी शुरू हुई थी और उसके बाद बहुत टाइम तक डब्बा बंद रही, फिर फाइनली 2006 में रिलीज हुई। तो अब आप कल्पना कीजिए कितनी पुरानी फिल्म है ये। मतलब इस फिल्म के निर्माण से लेकर के अब तक 2 दशक बीत चुके हैं और 2 दशक बाद अब ये फिल्म खोसला का घोसला सिनेमा हॉल में अक्टूबर के महीने में फिर से लगने वाली है। और मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि हम तो टिकट कटा करके रुपहले पर्दे पर इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि उस समय तो हमने वीसीडी पर देखा था इसको, बाद में फिर डीवीडी पर देखा इसको, और उसके बाद कुछ स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर अब ये आ गई है, वहां पर इसको देखा। इसके डायलॉग्स इस तरीके के हैं कि दोस्तों यारों में उसके बारे में बात हमेशा हो ही जाती है। और सबसे आइकॉनिक तो आप ब्रोकर हैं या पार्टी डायलॉग। डायलॉग्स के बारे में और यहां पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें। अनुपम खेर, खोसला साहब, के खोसला, कमल किशोर खोसला साहब, टिपिकल मिडिल क्लास परिवार दिल्ली का, सिंपल सा आदमी, नौकरी करके घर आता है, जीवन की जमा पूंजी एक प्लॉट खरीदने में लगा दी। ये था कि अब बच्चों को एक एक फ्लोर दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे कैसे रहते हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर जब वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और अपनी ये व्यथा समझाने की कोशिश करता है, एक टिपिकल मिडिल क्लास होने के नाते, इतने में प्रॉपर्टी डीलर बहुत ही कर्ट तरीके से उठ के कहता है, अंकल कैश लाए? तो फिर अंकल कहते हैं, कैश? बिल्कुल, ये लीजिए। पूरे जीवन भर की पैसे लगा दिए, ये सब वो तब भी बता रहे हैं, और वो पूरी पूरी गड्डी ऐसे ऐसे करके गिन रहा है, 26, 27 ऐसे करके 35 लाख गिने, और कहता है हो गया, अब आपका हो गया। ये सारी कॉन्वर्जेशंस, जो लोग प्लॉट हो, फ्लैट हो, आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करें, आप लोगों से बात करें, उसमें खोसला साहब ये भी कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर को, विजेंदर प्रॉपर्टी डीलर को, कि आप, मैंने तो अपने लड़कों को बोल दिया कि भाई इट्स योर बेबी नाउ। तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर जैसे होते हैं ना, अंकल अंकल बोल के हाँ में हाँ, वो जी लड़के होते ही किस लिए हैं? इतनी टिपिकल और छोटी छोटी चीजों को दिल्ली की बोली की पकड़ना दिवाकर बैनर्जी की सबसे बड़ी खासियत है। ये फिल्म किस तरीके से इमोशंस को अप एंड डाउन करती है, कॉमेडी का ब्रिलियंट इस्तेमाल और उसके बाद इमोशंस का ब्रिलियंट इस्तेमाल। मतलब कहां कैसे ये फिल्म एक तरफ कॉमेडी में जाएगी, उसके अगले ही क्षण ट्रेजेडी में चली जाएगी, फिर कॉमेडी में चली जाएगी, और वो लगातार वास्तविकता बताते बताते आपको गुदगुदा रही है। प्लॉट पर जब कब्जा हो गया था और उसके बाद ये पहलवानों को बुला करके, पहलवान भी अपनी नोटबुक दिखा रहा है कि ये देखो 3 घंटे में साफ, 2 घंटे में खाली, मंत्री की कोठी खाली, और उसके बाद समोसा जलेबी खा करके रात में गए, बाउंड्री वॉल कब्जा किए हुए प्लॉट पर तोड़ दिया। और उसके बाद एक इमोशनल सीन चल रहा है कि लड़के ने टाइम ही कहां दिया, सब इसने करवा दिया। इतने में पुलिस आ गई, पुलिस उठा करके ले गई अनुपम खेर को। सीन ट्रेजिक है, लेकिन उसके एकदम बाद फिर जब जिसने प्लॉट कब्जा किया था, खुराना साहब,
खुराना साहब का आदमी आता है और वो कहता है खुराना साहब लव्स यू, आपको आप ही के प्लॉट पर वापस देने के लिए वो 15 लाख नहीं 12 लाख में कह रहे हैं, अगर इतने में भी हो जाए तो डील कर देना, डिस्काउंट तो देखो। मतलब इतनी सीरियस बात में भी जेल में बंद हो गया आदमी, लेकिन उसमें घूस की बात हो रही है, कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया करप्शन, उसके बारे में बात हो रही है। ये लोग मंत्री के पास गए, एक्टिविस्ट के पास गए, पुलिस के पास गए, सब लोग अपने अपने कट और कमीशन की बात कर रहे हैं। यानी कि एक सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी किस तरीके से बीच बीच में आती रहती है, ये फिल्म इट चैंपियन इट। छोटी छोटी डिटेल्स, एक लड़का है वो चिरंजी लाल खोसला, वो अपने नाम से ही अप्रसन्न है, चेरी पुत्र उसको घर में कहते हैं। प्रवीण डबास, प्रवीण जी का अभी एक एक्सीडेंट हो गया, भगवान उनको लंबी उम्र दे, जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। तो प्रवीण डबास उसमें चेरी पुत्र बनते हैं, उनको अपना नाम नहीं पसंद, वो अपने घर से कट के रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद विनोद नागपाल जी, दिल्ली के ये सब बड़े प्रसिद्ध नाम हैं थिएटर के और सिनेमा के, वो अनुपम खेर से कहते हैं कि भाई जवान लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊं। तो इशारा साफ है कि जाइए ठेका जाकर के लेके आइए शराब और पीजिए। तो उसमें दिवाकर बैनर्जी ने एक सीन दिखाया है कि इनके बड़े बेटे जो रणवीर शोरी जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी क्लासिक एक्टिंग, मतलब जबरदस्त एक्टिंग, बिट ऑफ अ वेस्ट्रल एल्डर ब्रदर इस परिवार में, वो बैठ के जाम बना रहा है और वो कहता है शुरू तो करो जी, आप तो पीने से पहले ही फंटूश हो गए हो। अगेन एक एक डायलॉग ऐसे हैं जो कि याद है। उसके बाद एक सीन है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप डिटेलिंग देखिए कितनी ज्यादा है, कि वो बात शराब पीने की हो रही है, लड़के का इंतजार हो रहा है, एक सीडी के ट्रे में डाली, प्लेयर में ऑन किया और गाना क्या बज रहा है, कोई आने को है जाम खोलो जरा। स्टोरी का गाना भी उसके साथ चल रहा है, स्टोरी भी साथ में चल रही है, ब्यूटिफुली इंटरट्वाइंड। मतलब हर चीज जो है वो एक एक कला है, ये फिल्म एक कला। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अनुपम खेर के कैरेक्टर के बारे में तो हमने बता ही दिया। बाद में फिर अपनी जमीन को वापस पाने के लिए वो किस तरीके से पूरा परिवार जद्दोजहद करता है। बच्चे इसी चक्कर में जो पहले अमेरिका जाना चाहते थे, वो बच्चे परिवार में इस प्लॉट, कब्जा किए हुए प्लॉट को तिकड़म से ही कैसे वापस हासिल करते हैं, और कैसे जिसने कब्जा किया था उसी को बेवकूफ बना लेते हैं और उसी को कोई और जमीन बेच करके और ये पैसा उसको दे देते हैं, क्योंकि लीगल तरीके से तो आप कर नहीं पाएंगे। ये सारी चीज के केंद्र में अनुपम खेर हैं, जिनकी एक्टिंग शानदार है। और हां, खोसला साहब को उनकी जमीन वापस दिलाने में, टेढ़ी उंगली कर करके दिलाने में जो भूमिका विनय पाठक ने निभाई है आसिफ इकबाल का रोल करते हुए, उसका तो अद्भुत ही है। मतलब जिस तरीके से वो कैरेक्टर प्ले किया गया, कि वो पहले 2 नंबर का काम साथ में करता था और खुराना ऊपर चलता चला गया, और विनय पाठक, आसिफ इकबाल जो है वो नीचे आते रहे, फिर वो ट्रैवल एजेंट बन गए, उन्होंने अपने खुद के लिए एक ऑटो खरीद लिया, और वो किस तरीके से मदद करते हैं। पहले मजाक उड़ाते हैं क्योंकि चेरी को तो विदेश भेजना है, लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते वो कैसे इस पूरे प्लॉट का मेन किरदार बन जाते हैं, कि वो बता रहे हैं कि भाई दुबई से फोन आना है, एक 5 स्टार में कमरा बुक होना है, उसके बाद एक असिस्टेंट होना चाहिए एक बड़े आदमी का, नवीन निश्चल का, और कैसे एक एक स्टेप पर कि अब जमीन भी मैं मुहैया कराऊंगा, कागज भी मैं तैयार करूंगा, इस कागज में वो कोई खोटी नहीं निकाल सकता है। एक बहुत सेंट्रल किरदार विनय पाठक भी इस पूरी सीरीज में निभाते हैं, इस पूरे फिल्म में निभाते हैं, और उनके बगैर आप ये समझिए कि वो एक तरीके से सूत्रधार बन जाते हैं इस पूरी फिल्म का, इस पूरे प्लॉट का, कि किस तरीके से खोसला साहब को उनकी जमीन वापस की जाए। तो विनय पाठक की एक्टिंग टॉप नॉच। दिवाकर बैनर्जी की डायरेक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया। तारा शर्मा जो इसमें हीरोइन है, एक्टर हैं इसमें, उनकी भी लाजवाब एक्टिंग है। लव इंटरेस्ट है वो प्रवीण डबास की, लेकिन किस तरीके से वो परिवार के लिए साथ में आती हैं, थिएटर करती हैं, कैसे वो नवीन निश्चल जी को लेकर के आती हैं बापू का रोल प्ले करने की। एक दुबई से एक बिजनेसमैन को दिखाना है, तो एरुडाइट बिजनेसमैन कैसे दिखाएं, तो वो दिखाने के लिए नवीन निश्चल आते हैं, और तब वो आइकॉनिक डायलॉग होता है कि
आप ब्रोकर हैं या पार्टी। जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, बार-बार जा करके प्लॉट पर प्लॉट दिखाना कि यही वो प्लॉट है जिस पर आप जो हम आपको बेचेंगे, खुराना को बेचेंगे। फैंटास्टिक एक्टिंग। एक तो एक्टर्स इनमें मतलब ये जो भी मैं नाम ले रहा हूं एंड आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। आप जितने भी नाम यहां पर देख रहे हैं, विनोद नागपाल हो गए, साहनी साहब का एक और डायलॉग याद आ रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे लिए मेरे जितने दोस्त ये वीडियो देखेंगे उनको भी बड़ी हंसी आएगी ये सारी बात सुन के। विनोद नागपाल जी का नाम था साहनी साहब, और जब वो शराब पीने की बात होती है तो अनुपम खेर कहते हैं कि यार आराम-आराम से पी, इन चीज़ों का मज़ा ना आराम-आराम से लेना चाहिए। मैंने देखा है साहनी साहब को, वो कहते हैं ना होल्ड द ड्रिंक। अब ये सारी चीज़ें उसमें हैं, प्रोमोज़ में भी हैं, फ़िल्म में भी हैं, लोग अपना-अपना फ़ेवरेट डायलॉग कोट करते हैं। तो विनोद नागपाल जी हैं, रणवीर शोरी के बारे में हमने बात कर दी, तारा शर्मा के बारे में बात कर दी, दिवाकर बैनर्जी, नवीन निश्चल, अनुपम खेर, और अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बमन ईरानी। सोचिए ये मुंबई के रहने वाले ये पारसी हैं और इनका पोर्ट्रेयल ऑफ अ पंजाबी बिजनेसमैन जो कि करप्शन करके किस तरीके से प्लॉट कब जाता है और उसके मैनरिज्म्स किस तरीके से होते हैं। उस समय नोकिया कम्युनिकेटर होता था तो उस पे कैसे बात करते हैं, आपका प्लॉट है, आपका है तो ले लो, आप एक काम करो विजेंदर से ही बात कर लो। ये सारी चीजें अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं हैं और उससे भी ज्यादा अगर आप ढंग से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आप ये कर ही नहीं सकते। जब वो पैसा देने के बाद खुराना साहब को कहते हैं कि पार्टनरशिप, आपके साथ पार्टनरशिप करना है सेठी साहब, जो दुबई का बिजनेसमैन है। आप वहां से पैसे भेजते रहना, मैं यहां लगाते रहूंगा। ये कॉन्वर्जेशंस अगर आपने महसूस नहीं की हैं, तो आप ये एक्टिंग कर ही नहीं सकते। तो वो काम करना एक बंबई वाले बमन ईरानी का, दिल्ली का एक कैरेक्टर पकड़ना, अद्भुत। उसके बाद तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग भी की, आप जानते हैं उन्होंने मुन्ना भाई में भी एक्टिंग की, उन्होंने और भी थ्री इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धि, इज अ क्लास एक्टर। तो खोसला का घोसला अपनी क्लास एक्टिंग के लिए बहुत फेमस है। अब हालांकि ये सारी फिल्में आपने देखी होंगी, इसके कुछ अलग अलग भाग मैंने उसके बारे में वर्णन भी कर दिया। ये सारी चीज एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है तो मैं तो जाके देखूंगा, आप देखेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन क्या अब एक जरूरत आन पड़ी है। ये फिल्म तो री रिलीज हो रही है और आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो री रिलीज हो रही हैं इस बीच, तो वो उनका री रिलीजिंग का एक कॉन्सेप्ट भी चल पड़ा है अब सिनेमा हॉल्स में। तो ये तो एक चैप्टर है ही, लेकिन क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि जो अच्छी फिल्में हैं इस तरीके की, उसको आप वन टाइम वंडर बना करके ना रखें, हर चीज का सीक्वल बनता रहता है। तो क्या खोसला का घोसला का सीक्वल नहीं बनना चाहिए? क्या एक प्रयास नहीं होना चाहिए टू रिक्रिएट द मैजिक? एक बार कोशिश तो कीजिए, हो सकता है और अच्छा बने, हो सकता है और अच्छा ना बने, लेकिन क्या बनना ही नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसके फिल्म के जो चाहने वाले हैं उनको वंचित क्या रखना चाहिए या एक प्रयास करना चाहिए कि एक सीक्वल बना दिया जाए। फिलहाल अक्टूबर के महीने में आप लोग मजा लीजिए सिनेमा हॉल में खोसला का घोसला का, और उम्मीद करते हैं कि जैसे सब फिल्मों के पार्ट 2 पार्ट 3 बनते हैं वैसे इसके बारे में भी दर्शक निर्देशक सोचें। तो कुछ देखा जाए कि इस एपिसोड में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।